नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं इंटरमीडिएट की क्लास 12 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में इससे पहले अध्याय में हमने पढ़ लिया था बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज पढ़ेंगे नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। राजतंत्र और लोकतंत्र के बारे में समझने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं नेपाल की राजनीति का इतिहास। नेपाल देखा जाए तो भारत का पड़ोसी देश है। ये हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। इसके उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में हमारा भारत देश है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक नेपाल कोई संगठित राज्य नहीं हुआ करता था। इसके हिस्सों पर जमींदारों का अधिकार हुआ करता था, जो एक प्रकार से स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया करते थे। देखा जाए तो नेपाल की राजनीति में एकीकरण और देखा जाए तो शासन व्यवस्था किस प्रकार रही, तो सबसे पहले 1769 में महाराजा पृथ्वी नारायण सिंह ने पूरे नेपाल का राजनीतिकरण कराया था। उसको एक संगठित राज्य का रूप दिया। 1846 में राजा जंग बहादुर ने सत्ता को हाथ में लेकर राजा की शक्ति को एकदम महत्वहीन बना दिया और स्वयं सर्वा शासक बन बैठा। इसके पश्चात लगभग 100 वर्षों तक राणा परिवार के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नेपाल की जनता पर निरंकुश शासन किया जाता रहा। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की अगर बात की जाए तो सन 1947 से नेपाल में 1960 तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियां और आम जनता खुले और उत्तरदायी शासन की मांग उठाते रहे। 1960 में नेपाल के महाराजा ने संसद को भंग करके नेताओं को जेल में डाल दिया और राजा ने सेना की सहायता से शासन पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नेपाल में जो लोकतंत्र की राह थी वो इस घटना से अवरुद्ध होती चली गई। लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार आंदोलन चल रहे थे। 1980 के दशक में इसमें और गति आई और एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के समक्ष विवश होकर के राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया। इस प्रकार नेपाल में सन 1990 में लोकतंत्रात्मक सरकार का गठन हो गया। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा हुआ रहा। नेपाल में 9 या 10 सरकारें सत्ता में आईं, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस बारी बारी से सत्ता की बागडोर संभालते रहे। प्रत्येक राजनीतिक दल गुटबंदी से प्रभावित था। हर पार्टी जब तक सत्ता में रही उस पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगते रहे। महाराजा वीरेंद्र ने इस लड़खड़ाते लोकतांत्रिक ढांचे को संवैधानिक राजतंत्र की भूमिका में ढांचे को पोषित करते रहे। माओवादियों का शासन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष और संवैधानिक लोकतंत्र की समाप्ति की बात अगर की जाए तो 1990 में नेपाल में माओवादियों ने कम से कम 6-7 जिलों में समानांतर शासन व्यवस्था चला रखी थी। माओवादी राजा और सत्ताधारी अविभाजन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। इसी कारण राजा वीरेंद्र ने 5 जिलों की स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए शाही नेपाली सेना की तैनाती का आदेश दे दिया। इस कारण शाही सेना व माओवादियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई।
जहां माओवादियों ने राजा ज्ञानेंद्र की वैधता पर सवाल खड़ा किया और इस मुद्दे को उछालते रहे, वहीं अन्य राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल शाही संस्थानों को संपोषित करने और उनको बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहे, ताकि नेपाली माओवादियों की राजतंत्र को खत्म करने और एक साम्यवादी नेपाली राजतंत्र की स्थापना करने की इच्छा पूरी न हो जाए। इसी कारण वे नेपाली प्रधानमंत्री कोइराला ने शाही उत्तराधिकार को स्वीकृत देने और नए राजा के रूप में बदलाव का समर्थन देने की तत्परता दिखाई। इस कारण कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। अंत में सन 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। इस तरह नेपाल में जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसे राजा ने खत्म कर दिया। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली। अप्रैल 2006 में नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। संघर्षरत लोकतंत्र समर्थक व्यक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत तब हासिल की जब 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल कर दिया, जिसे अप्रैल 2002 में भंग किया गया था। अगर देखा जाए तो नेपाल में अहिंसक रहे इस आंदोलन का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन ने किया था, जिसे 7 पार्टी अलायंस के नाम से जाना जाता है। माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को अंजाम दिया था। इसके पश्चात नेपाल में यह आंदोलन विभिन्न दलों के द्वारा मिलकर चलाया गया। बाद में यह आंदोलन खत्म हो गया तथा राजा ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सन 2006 के मई में नेपाल की प्रतिनिधि सभा में सर्वोच्च संस्था होने की घोषणा तथा राज्य को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, क्योंकि इससे पहले नेपाल हिंदू राज्य था। क्योंकि 2006 से पहले ये नेपाल जो था मात्र एक हिंदू राज्य था। सेना को नागरिक नियंत्रण में कर दिया और राजा के उत्तराधिकार के निर्णय को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना होती है और राजतंत्र का अंत हो जाता है। जय हिंद।